हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। पिछले लेक्चर में हम लोग वेक्टर का बेसिक जो था उतना देख लिए थे। आज अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। तो वेक्टर में हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट ही कर सकते हैं, डिवीजन नहीं होता। जैसे ऐसा कभी नहीं होता अनडिफाइंड होता ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, नहीं होता। वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट ही करते हैं, वो भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके से किया जाता है। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट आएगा और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो उसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है सर। जैसे आपके सामने लिखा है a डॉट b, ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हैं और डॉट है तो इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे क्योंकि इसका आंसर स्केलर नंबर आता है और कोई खास इसके पीछे का राज नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों वेक्टर का डॉट अगर लेते हैं तो आंसर स्केलर नंबर आता है और अगर क्रॉस लेंगे तो वेक्टर आता है, इसलिए उसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो a डॉट b जो होता है ये मॉड a मॉड b कॉस थीटा होता है। ये डिफाइन किया गया है, मतलब इसे हमें पढ़ना है। सही है सर। a डॉट b क्या होता है? मॉड a मॉड b कॉस थीटा होता है। ठीक। अच्छा, थीटा यहाँ पे जो होता है वो 0 से पाई तक होता है। थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक होता है, 0 पे भी क्लोज और पाई पे भी क्लोज होता है। और थीटा को आउटवर्ड सेंस में लेते हैं। आउटवर्ड सेंस का मतलब समझो, जैसे दो वेक्टर अगर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इस पॉइंट से दोनों वेक्टर बाहर की ओर निकलना चाहिए, तब इसके बीच का जो एंगल आएगा वो हम लोग थीटा लेंगे। जैसे कभी अगर ऐसा रहे, एक वेक्टर a ऐसा है, दूसरा वेक्टर b ऐसा है। ठीक है सर। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे b को, ये एंगल अब थीटा नहीं लेंगे हम लोग। इस केस में एंगल अब देखो इस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट से दोनों वेक्टर कौन कौन बाहर निकल रहे हैं, ये और ये। तो अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा और a और b के बीच का एंगल थीटा नहीं, अब पाई माइनस थीटा होगा। समझ गए कहने का मतलब? आउटवर्ड सेंस का मतलब जिस पॉइंट पे दोनों मिले उस पॉइंट से दोनों वेक्टर बाहर की ओर निकलना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, a डॉट b का अगर आप वैल्यू देखेंगे तो मॉड a ऑलवेज पॉजिटिव है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मॉड b ऑलवेज पॉजिटिव। तो a डॉट b हमेशा cos थीटा पे डिपेंड करेगा, या ऐसा बोलो कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा थीटा पर एंगल पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, क्या आएगा। सही। मैक्सिमम मिनिमम सब थीटा पे डिपेंड करता है। तो a डॉट b को थीटा से रिलेट अगर करें हम लोग, a डॉट b बेस्ड ऑन थीटा, तो थीटा अगर मान लो कभी 0 रहा, a डॉट b फिर से लिखते हैं, a डॉट b कितना था, ab cos थीटा, a का मॉड b का मॉड cos थीटा। अगर थीटा को 0 रखेंगे तो 0 पे cos 1 होता है, तो a डॉट b आएगा मॉड a मॉड b। तो a डॉट b का वैल्यू अगर थीटा 0 है तो मॉड a मॉड b आएगा। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब ये मॉड a मॉड b a डॉट b का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसीलिए देखो यहाँ लिखा मैक्स, मतलब ये a डॉट b का अगर आपसे कहे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो क्या कहेंगे, मॉड a मॉड b होगा। अगर थीटा मान लो 90 लेते हैं π/2, तो 90 पे cos का वैल्यू 0 होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। थीटा अगर पाई लेंगे, पाई पे cos का वैल्यू -1 होता है तो a डॉट b माइनस मॉड a और मॉड b हो जाएगा, माइनस मॉड a मॉड b। तो ये मिनिमम वैल्यू होगा क्योंकि cos का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है, 0 से 90 मतलब एक्यूट एंगल, थीटा अगर एक्यूट है तो एक्यूट एंगल का cos पॉजिटिव होता है तो a डॉट b ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो a डॉट b क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा अगर π/2 से पाई है मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है तो a डॉट b क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये a डॉट b का वैल्यू हम लोग थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा से बता सकते हैं क्या आएगा। इतना देखने के बाद आपको पता चल गया होगा a डॉट b हमेशा लेस देन आर इक्वल टू मॉड a मॉड b होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मॉड a मॉड b है, और ग्रेटर देन माइनस मॉड a मॉड b होना चाहिए। ये a डॉट b का रेंज होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉड में a डॉट b का रेंज बताओ, मॉड का वैल्यू हमेशा लेस देन आर इक्वल टू मॉड a मॉड b होगा। अच्छा, ये कैसे आ गया सर?
ये ऐसे आ गया, मॉड हटाते हैं तो माइनस से प्लस तक जाता है। अगर जैसे कहीं ऐसे लिखा मॉड x लेस देन 5 तो x क्या बताते हैं, -5 से 5। उल्टा भी ट्रू होता है, जैसे अगर ये लिखा हो तो यहां से ये लिख सकते हैं, वही बात है। देखो माइनस से प्लस तक था, माइनस से प्लस तक था a डॉट b का वैल्यू, अगर इसका मॉड लगा दिए, इसका मॉड लगा दिए तो वो फिर प्लस वाले से हमेशा लेस देन और इक्वल टू हो जाता है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगला नोट करने वाला पॉइंट सुनो, ए मान लो अगर कोई वेक्टर है, ए अगर नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर का कभी स्क्वायर लिखा हो, वेक्टर का स्क्वायर लिखा हो तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे अगर कहीं लिख दे ए स्क्वायर तो इसका मतलब समझना कि ए डॉट ए है। वेक्टर का स्क्वायर हमेशा डॉट प्रोडक्ट से बीच में हम लोग लगा के दिखाएंगे, सही ना। ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए। अच्छा, तो ए डॉट ए का मतलब मॉड ए मॉड ए मॉड ए मॉड ए, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ए डॉट बी क्या था, ए का मॉड बी का मॉड, उसी तरह ए का मॉड और ए के बीच का एंगल होता है 0, तो ये आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, सही ना सर। तो वेक्टर का जो स्क्वायर होगा उसका मतलब कहने का है कि मॉड ए का स्क्वायर। ये सिंपल सा बात है, समझना। और उल्टा भी ट्रू होता है, कहीं अगर लिखा है मॉड ए का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, सेम उसी तरह देखो ये सेकंड वाला जो पॉइंट लिखा है, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, समझ गए। कहीं पे अगर आपको मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब वेक्टर का दो वेक्टर है ये और ये, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, देखो ए डॉट ए आएगा मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट ए आएगा और ए डॉट बी आएगा। ए डॉट बी चाहे बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो, दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों ही ए बी कॉस थीटा ही आएगा। अच्छा, तो ये ए का स्क्वायर आ गया मतलब मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए तो दोनों ए डॉट बी ही है, तो 2 ए डॉट बी हो गया। तो ये मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। अगर कोई कहे सर अच्छा मॉड ए प्लस बी प्लस सी रहे तब क्या होगा, इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ओपन करके देखेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए डॉट बी 2 बी डॉट सी 2 सी डॉट ए 2 सी डॉट ए। ये इसका वैल्यू होता है मॉड में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, मॉड स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर 2 ए डॉट बी 2 बी डॉट सी 2 सी डॉट ए के बराबर। समझ गए, ओपन करना। उसी तरीके से अगर कहीं आई डॉट आई रहे तो आई और आई के बीच का एंगल 0 ही होगा, जे जे के बीच का एंगल 0, के के बीच का एंगल 0, और तो आई डॉट आई का वैल्यू हो जाएगा मॉड आई के स्क्वायर मतलब 1। आई डॉट जे, आई और जे के बीच का एंगल 90 होगा तो कॉस 90 0, उसी तरह जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। तो ये सिंपल बात है, सबको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। और एक बात आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लें, किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है, सम या डिफरेंस बीच में रहे दो वेक्टर, जैसे अगर ऐसा रहे कुछ a माइनस 2c का कहे कि लेंथ बताओ, लेंथ मतलब उसका मॉड, तो जब तक आप स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। मंत्र याद कर लो, मंत्र क्या मंत्र है, स्क्वायर करो आगे बढ़ाओ, स्क्वायर करो आगे बढ़ाओ। किसको आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। तो जब तक आप स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक इसका फार्मूला नहीं, मतलब ये ओपन नहीं कर पाएंगे, इसे देखने तो होगा नहीं। अच्छा एक बात और, जैसे अगर दो वेक्टर आपको इस तरीके से दे, ए दिया है a1i a2j a3k और b दिया है b1i b2j b3k, अगर आपको a डॉट b लिखना है मतलब इन दोनों को डॉट लेना है, तो सिंपल सा अभी आपको बात समझाए हैं कि i वाला i में जब गुणा होता है तो उसका डॉट 1 आता है, j वाला j में 1 और k वाला k में 1, लेकिन i का j में डॉट 0, i का k में डॉट 0। तो देखो i वाला i में जब गुणा होगा तभी बचेगा, i डॉट j करेंगे 0, i डॉट k करेंगे 0, उसी तरह i डॉट j 0, j में j वाला बचेगा और j डॉट k 0, उसी तरह देख लेना। तो सिंपल सा बात है, बस i वाला i में, j वाला j में, k वाला k में मल्टीप्लाई करो, जो भी कोफिशिएंट है i j k का वो a डॉट b देता है। तो दो वेक्टर अगर इस तरीके से दिया है, इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो सिंपल a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 के बराबर होता है।
और दोनों वेक्टर अगर कभी परपेंडिकुलर है तभी आपको बताए हैं थीटा 90 कॉस थीटा 0 तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर अगर इस तरह का रहे और दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 का प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर अभी जो आपको बता रहे थे तो a डॉट b 0 होता है और a डॉट b 0 करेंगे तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 का प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो वो जो आपको बता रहे थे वही बात लिखा है कि दो वेक्टर अगर a और b परपेंडिकुलर है तो a डॉट b 0 कर दो, a डॉट b जब करेंगे तो आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, उसका वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने रहा, a और b यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मॉड 1 है और a प्लस 2b और 5a माइनस 4b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग अभी सीखे हैं कि कभी भी कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो a प्लस 2b वेक्टर और 5a माइनस 4b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो 0। a प्लस 2b डॉट 5a माइनस 4b का वैल्यू होगा 0। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई करो, देखो 5a डॉट a मतलब मॉड a स्क्वायर, फिर देखो ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 10 b डॉट a बोलो चाहे a डॉट b बोलो बात वही होता है। फिर ये वाला जब इसमें गुणा होगा तो माइनस 4a डॉट b और ये वाला जब इसमें होगा तो आएगा माइनस 8b स्क्वायर मॉड b की स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये आ गया 6a डॉट b और ये कितना बचा, ये देखिए सर मॉड b के स्क्वायर भी 1 है, मॉड a के स्क्वायर भी 1 है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है। तो 5 माइनस 8 माइनस 3 उधर जाएगा 3 के बराबर। तो a डॉट b आ गया 1/2, 6 डिवाइड कर दो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। अब a डॉट b का वैल्यू क्या होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। मॉड a मॉड b का वैल्यू 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये दोनों 1, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1/2 तो थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर क्या बताएंगे 60। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये ट्राई करो। गिवन a प्लस बी प्लस सी 0, ऑल्सो गिवन a का मॉड 2 b का मॉड 3 c का मॉड 4, देन फाइंड ये तीनों। ये तीन सवाल, ये ऑप्शन मत समझ जाना कि ये ऑप्शन है तीनों। अरे सवाल कहाँ गया था भाई अगर ऑप्शन रहेगा तो। ये 3 क्वेश्चन है, इसका वैल्यू बताना है आपको, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है और गिवन आपको वही है a प्लस बी प्लस सी 0, a का मॉड b का मॉड c का मॉड भी गिवन है। देखो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दे रखा है, सही सर। कंसेप्ट आपको क्या बताए, जब तक स्क्वायर नहीं करोगे तब तक सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा तो स्क्वायर कर दे, हाँ स्क्वायर कर दो। और कभी भी स्क्वायर करने का मतलब होता है मॉड लेके स्क्वायर करना। अच्छा मतलब वेक्टर के स्क्वायर का मतलब उसके मॉड के स्क्वायर ही बताए हैं आपको। उसका स्क्वायर भी 0 होगा, अगर ये 0 है तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा। स्क्वायर का अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, ओपन करना जानते हैं। चलो ओपन करते हैं। इसका वैल्यू आएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a। सही सर, और ये भी होगा 0। अब हमें बताना किसका वैल्यू है, a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a का, मतलब इसका वैल्यू बताना। और इन तीनों का वैल्यू तो पता ही है, हाँ। अरे मॉड a 2 है, 2 का स्क्वायर 4, मॉड b 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, ये है 0 के बराबर। तो ये कितना आ गया, 16 9 25 और 4 29, ये उधर जाएगा -29/2। तो a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, इसका वैल्यू हो गया -29/2। सही है सर, √9/2 माइनस में 29/2 आएगा बेटा। देखो दूसरा क्वेश्चन,
ए डॉट बी निकालना है। तो हम लोग जानते क्या है, जानते हैं कि यार जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो a प्लस बी को तो एक साइड रखो, c को उधर ले जाओ। अच्छा उधर गया माइनस सी हो गया यहां से। अब सोचो ऐसे मन की आंखों से सोचो, मन की आंखों से, मन का आंख जो होता है उससे सोचो कि यार अगर दोनों साइड का मॉड लेके स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a डॉट बी आएगा और इधर c के स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबका वैल्यू पता ही है, c के स्क्वायर पता है, a डॉट बी आ जाएगा। तो यहां भी दोनों साइड का मॉड लेके स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का मॉड लेके स्क्वायर कर दिए। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और इधर आ जाएगा माइनस का, इस मॉड में माइनस से कोई फर्क नहीं होता, सी स्क्वायर हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट करो 4 9 2a डॉट बी मॉड सी के स्क्वायर का वैल्यू 16। सर ये कितना है 13, उधर जाएगा a डॉट बी का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 16 माइनस 13 3/2। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3/2। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, एंगल बिटवीन बी एंड सी चाहिए। तो ये बताओ यार जैसे ए डॉट बी निकाले तो अगर इसको अगर ओपन करोगे तो आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अच्छा तो मॉड ए मॉड बी का तो वैल्यू पता है कॉस थीटा, मतलब ए बी के बीच का एंगल आ जाएगा। सेम उसी तरह अगर बी सी के बीच का एंगल आपको निकालना है तो आपको निकालना क्या पड़ेगा बी डॉट सी। तो सेम उसी तरह से आप अगला काम करें, बी प्लस सी बराबर माइनस ए लिख लो। क्या किए हैं, ए को इधर ले गया, देखो यहां से ए उधर गया माइनस ए हो गया, बी प्लस सी बराबर माइनस ए, मॉड लेके स्क्वायर कर दो। ओपन करेंगे तो आएगा बी के स्क्वायर 9, डायरेक्ट अब लिख रहे इतना समझ गए। अब सी के स्क्वायर 16 2b डॉट सी इक्वल टू ए का स्क्वायर 4। अच्छा कितना है सर, ये आ गया देखो 25, उधर जाएगा माइनस 25, तो 2b डॉट सी बराबर आ जाएगा 4 माइनस 25 माइनस 21। बी डॉट सी का वैल्यू मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, मॉड बी मॉड सी दोनों का वैल्यू रखो 3 और 4, सही सर, कितना आया 7। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया -7/8। तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स -7/8। तो बीसी के बीच का एंगल जो पूछा था इसका आंसर बताओगे कॉस इनवर्स -7/8। थीटा का वैल्यू कितना आएगा कॉस इनवर्स -7/8। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, ये आपके सामने रहा। A parallelogram is constructed on the vectors A and B, where A दिया है 3 अल्फा माइनस बीटा, B है अल्फा प्लस 3 बीटा। अल्फा का मॉड और बीटा का मॉड 2 है, एंगल बिटवीन अल्फा एंड बीटा भी पता है, फाइंड द लॉन्गर लेंथ ऑफ डायगोनल। तो पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होता है और दोनों डायगोनल में जो बड़ा होगा उसके बीच का लंबाई हमें बताना, मतलब बड़े डायगोनल का लंबाई। कंस्ट्रक्ट का मतलब हुआ कि ए और बी जो है वो एडजेसेंट साइड होगा। पैरेललोग्राम किससे बनता है, एडजेसेंट साइड से बनता है। तो जो लिखा है कंस्ट्रक्ट ए और बी से हो रहा है, मतलब ए और बी इसका अगल बगल वाले साइड है, एडजेसेंट साइड्स। सबसे पहले लॉन्गर डायगोनल के लिए मैं क्या बताया था, मैं ये बताया था कि पैरेललोग्राम अगर इस तरह का बनेगा तो लॉन्गर डायगोनल ये वाला होता है, ये वाला मतलब a प्लस बी का मॉड, इसका लंबाई कितना होगा a प्लस बी का मॉड। अच्छा a और b क्या है, ये एडजेसेंट साइड है। और कभी अगर इस तरह का फिगर बने तो लॉन्गर डायगोनल फिगर ही बता रहा होगा, ये वाला होगा। ये अगर a है ये b है तो इसका लंबाई होता है a माइनस बी का मॉड। तो कौन सा लॉन्गर होगा, इसको अगर आपको पता करना है तो आपको ए और बी के बीच का एंगल को निकालना पड़ेगा। अगर एक्यूट एंगल होगा तो लॉन्गर डायगोनल ए प्लस बी का मॉड, अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो लॉन्गर डायगोनल ए माइनस बी का मॉड। अच्छा अभी आपको बताए थे सर ए डॉट बी पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल एक्यूट होता है, क्योंकि कॉस थीटा एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होता है, तो ए डॉट बी पॉजिटिव आता है। तो ए और बी के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो ए डॉट बी निकालो, अगर पॉजिटिव आया तो एंगल एक्यूट, निगेटिव आया तो एंगल
ऑब्ट्यूज। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ए डॉट बी निकाले। हाँ सर, वही कहना चाह रहे हैं, ए डॉट बी निकालो। ए आपको पता है 3 अल्फा माइनस बीटा और बी है अल्फा प्लस 3 बीटा। चलो इन दोनों का लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, सही ना। ए डॉट बी, ए की जगह इतना है, बी की जगह इतना रख दिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। चलो क्या आएगा देखो, 3 अल्फा डॉट अल्फा मतलब मॉड अल्फा के स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा, और ये आ जाएगा 9 अल्फा डॉट बीटा मतलब आ जाएगा 8 अल्फा डॉट बीटा, और माइनस थ्री बीटा का मॉड के स्क्वायर, बीटा डॉट बीटा मतलब बीटा के मॉड के स्क्वायर। तो ये हो गया सर कैंसिल, क्योंकि अल्फा और बीटा का मॉड बराबर है। अच्छा, तो ये आया 8 अल्फा डॉट बीटा, और अल्फा डॉट बीटा भी होगा पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच का एंगल देखो एक्यूट है। तो क्या आएगा हमें नहीं मतलब है, क्यों हम पूरा निकालें भाई कि क्या आएगा, निकालो। ए डॉट बी हमें थोड़ी निकालना है, हमें ये देखना था कि ए डॉट बी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो पता चल गया कि ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा डॉट बीटा पॉजिटिव होगा, अल्फा बीटा के बीच का एंगल एक्यूट है। तो इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है। तो लॉन्गर डायगोनल कौन होगा, ए प्लस बी का मॉड। तो इस सवाल का आंसर अब आपको निकालना है ए प्लस बी का मॉड, मतलब ए और बी का वैल्यू रखो, 3 अल्फा माइनस बीटा, बी के जगह अल्फा प्लस 3 बीटा, इसका मॉड लेना है। कितना आया, या 4 अल्फा, देखो 3 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा, और 3 बीटा माइनस बीटा कितना आ जाएगा, 2 बीटा। 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, सही सर। तो ये आया ए प्लस बी का मॉड। तो हमें कुल मिला के इसी का लंबाई बताना है, और अभी आपको थोड़ा कंसेप्ट बताए भी थे, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा का मॉड निकालना है। तो जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका पहले स्क्वायर निकालो, जाएगा देखो 16 मॉड अल्फा के स्क्वायर, 4 मॉड बीटा के स्क्वायर, और 2 ए डॉट बी जब करेंगे तो आ जाएगा देखो 2 इंटू 4, 16 आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा, सही है सर। तो कितना आया, 16 अल्फा के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 बीटा के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 अल्फा का मॉड 2, बीटा का मॉड 2, और अल्फा और बीटा के बीच का एंगल है π/3 cos π/3 1/2। ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। कितना आया, 64, 16, 32, कितना हो जाएगा सरकार, 112। तो लॉन्गर डायगोनल का जो लंबाई होगा रूट में 112, ये स्क्वायर का वैल्यू निकाल, हमें स्क्वायर का नहीं निकालना, उसका लंबाई बस इसी का मॉड होगा। तो आंसर क्या बताएगा, रूट 112। तो लॉन्गर डायगोनल का लंबाई होगा रूट में 112। आ रहा है यही आंसर सबका, अपने से एक बार चेक करो, इसको ट्राई करो सभी लोग। फाइंड द रेंज ऑफ ए प्लस बी का मॉड ए माइनस, ये माइनस है बीच में, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी का मॉड और ए माइनस बी के मॉड के सम का रेंज बताना है, जहां ए और बी यूनिट वेक्टर है। ये सवाल बस मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको ए प्लस बी का मॉड क्या होता है ये पता होना चाहिए, और ए माइनस बी का मॉड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ट्राई करो सभी लोग। इस तरह का सवाल आ भी चुका है, पिछले साल ही भी मेंस में आया था। ए प्लस बी का मॉड, उसमें ए प्लस बी नहीं, यहाँ 3 और दे दिया था, √3 दे दिया था। एक में √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, √3 ए प्लस बी प्लस √3 ए माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, रेंज नहीं पूछा था, इंटीजर टाइप में आया था। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये सवाल कर लेंगे तो √3 रहेगा तो वो भी कर ही लेंगे। पहले ए प्लस बी का मॉड, कभी भी जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो ए प्लस बी के मॉड को ए प्लस बी के मॉड के स्क्वायर लिख लो रूट के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे रूट के अंदर स्क्वायर लिख दी। अच्छा, इसका वैल्यू देखो क्या आएगा, इसको जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, 2a डॉट बी आएगा। तो फिर से ओपन करो, ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1, 2a डॉट बी मतलब 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मतलब 2 cos थीटा आएगा, क्योंकि मॉड ए मॉड बी 1 है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, तो आ गया 2 + 2 cos थीटा, 2 कॉमन कर लो रूट के अंदर, आया 1 + cos थीटा। अब ये सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है, सबको आना चाहिए।
1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट से बाहर आएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, रूट के बाहर हमेशा मॉड लगा के निकालते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि थीटा 0 से पाई होता है, तो जो थीटा बाई 2 होगा ये 0 से पाई बाई 2 होगा। तो 0 से पाई बाई 2 में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड के बाहर, मतलब ये रूट के बाहर मॉड लगा के निकालना कोई जरूरत नहीं। जैसे रूट के अंदर अगर 9 रहे तो हम लोग 3 लिखते हैं, लेकिन होता है एक्चुअली मॉड 3 है, क्योंकि मॉड 3 बराबर 3 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही ना सर? सबको पता होगा रूट के बाहर निकालते हैं, स्क्वायर जब रहता है तो मॉड लगा के निकालते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो हम लोग मॉड नहीं लगा रहे। अब a माइनस बी का मॉड देखो लिखते हैं, ये आएगा अंडर रूट में a माइनस बी के मॉड के स्क्वायर। अब देखो ये कितना आएगा, a के स्क्वायर 1, b के स्क्वायर 1 माइनस 2a डॉट b, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी 1 आ गया, कॉस थीटा है, तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस कॉस थीटा, अरे 2 कॉमन ले लिए, 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है ये होता है कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से बाहर आएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जगह यूज आता है। अगर a और b यूनिट वेक्टर रहेगा तो a प्लस बी का मॉड का वैल्यू होता है 2 कॉस थीटा बाई 2, और a माइनस बी के मॉड का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है सर? अभी सवाल नहीं हुआ, अभी हम लोग इन दोनों का वैल्यू निकाले हैं, इसका और इसका। अब इन दोनों के सम का, मतलब इसके और इसके सम का हमें रेंज देखना है, क्या आएगा। सवाल अब ये है, रेंज किसका बताना है, 2 कॉस थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 के सम का। तो 2 कॉमन कर लिए, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 आया। सही ना सर? a प्लस बी का मॉड 2 कॉस थीटा बाई 2 ये है, a माइनस बी का मॉड 2 साइन थीटा बाई 2, इसके सम का हमें रेंज बताना है। अच्छा, थीटा बाई 2 आपको दिखा रहे थे 0 से पाई बाई 2 तक है, 0 से पाई बाई 2 में दोनों पॉजिटिव होगा, तो अगर किसी के नज़र में निगेटिव रेंज में जा रहा होगा तो वो हो जाएगा गलत। सही है ना? 0 से पाई बाई 2 में साइन भी पॉजिटिव होगा, थीटा बाई 2 का बात कर रहे हैं, या थीटा बाई 2 को अल्फा मान लो, चलो इतना समझ रहे हैं आप लोग। थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका अगर मिनिमम वैल्यू का बात किया जाए तो क्या आएगा, 1 होगा। अभी दिमाग लगाए हैं, सही, एकदम सही जवाब। इसका मिनिमम वैल्यू 1 आएगा। कब आएगा? जब 0 हो जाए, 0 पे देखो, 0 पे साइन 0 होता है, 0 पे कॉस 1 होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई होके पूरे का मिनिमम वैल्यू 2 होगा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है √2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा बात है भाई। और √2 चेक करो, आ भी रहा है जब 90 रखेंगे, देखो 90/2 45, 1/√2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2, 1/√2 1/√2 जोड़ेंगे तो √2 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 2√2। तो इस क्वेश्चन का जो रेंज होगा वो 2 से 2√2 तक होगा। कोई कहे सर नहीं समझ में आया, 1 कैसे आ गया? नहीं समझ में, फिर से बताइए। तो देखो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आखिर ये 1 हुआ कैसे। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का मॉड अगर है और साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों में कौन बड़ा है, तो क्या बताओगे? बताओ, अगर आपसे कोई कहे कि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में कौन बड़ा है, मतलब उस मॉड इसलिए बस लगाएं क्योंकि पॉजिटिव लेके हम लोग करना चाह रहे हैं, जब निगेटिव रहेगा तब तो कोई भी बड़ा होगा। एक लोग कह रहे हैं कि 180 डिग्री क्यों नहीं लिए। अच्छा, 0 कैसे पता लगा? ये देखो मेरे लाल, ये है थीटा बाई 2 जो है वो 0 से 90 तक हो सकता है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से पाई तक बताए हैं, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 90 तक ही हो सकता है। तो 0 पे चेक करो, 0 पे आ रहा था 1, और 90 पे चेक करो तो आ रहा था √2, तो 1 से √2 इसका रेंज होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 से 2√2 हो जाएगा। सही। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, अगर दोनों साइन और कॉस पॉजिटिव है तो उसका मिनिमम वैल्यू 1 आखिर कैसे आता है। ठीक, तो मॉड साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में अगर आपसे कोई पूछे कौन बड़ा होगा तो कहोगे मॉड साइन थीटा बड़ा होगा, या बहुत होगा तो बराबर होगा। ये कैसे बताए? अरे मॉड साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 होगा, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 होता है, मॉड लेने का मतलब पॉजिटिव, तो -1 से 1 में पॉजिटिव क्या है? 0 से 1 है, तो स्क्वायर भी 0 से 1,
अरे स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। तो 0 से 1, 0 से 1, अगर दो नंबर 0 से 1 के बीच में है, अगर आपसे कहे कि कौन ज़्यादा है, तो पावर से देख सकते हो, जिसका पावर कम रहेगा वो ज़्यादा होगा, जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वो कम होगा। इसका पावर देखो 1 है, इसका पावर 2 है, तो कौन ज़्यादा होगा? मॉड साइन थीटा ज़्यादा होगा। ये सिंपल सा बात है, जैसे 1/2 है, 1/2 की पावर 2 है, 1/2 और 1/2 की पावर 2, कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है। 1/2 की पावर 2 करेंगे तब तो 1/4 कम हो जाएगा ना भाई। उसी तरह मॉड कॉस थीटा भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। दोनों को जोड़ दो, मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाएगा 1। मॉड का सिर्फ इतना मतलब है कि साइन अगर पॉजिटिव है, कॉस भी अगर पॉजिटिव है, तो दोनों के सम का जो मिनिमम वैल्यू होता है ये 1 होता है। वो देखो यहां से पता चला, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू, ये फार्मूला होता है, सब लोग ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है पढ़े हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो रेंज होता है, इसका रेंज होता है -√a² प्लस बी स्क्वायर से +√a² प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये तब होता है जब एंगल कुछ भी लेने का हमें पाबंदी ना हो, एंगल पे एंगल कुछ भी ले सके, तो उसके लिए रेंज ये होता है। जैसे यहाँ देखो यही फार्मूला था, अरे ए की जगह 1 है, बी की जगह 1 है, तो ऐसे देखा जाए तो इस फार्मूला से आंसर आना चाहिए था -√2 से √2, लेकिन माइनस वाला क्यों छोड़े? क्योंकि थीटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा था, इसीलिए 1 से √2 इसका रेंज आया। अगला सवाल ट्राई करें और लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। गिवन मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी 1 है, मतलब तीनों यूनिट वेक्टर है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी के मॉड के स्क्वायर, b माइनस सी के मॉड के स्क्वायर, c माइनस ए के मॉड के स्क्वायर। इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें बताना है। इसको आगे ओपन करते हैं, a माइनस बी के स्क्वायर, b माइनस सी के स्क्वायर, c माइनस ए के स्क्वायर। इसको अगर ओपन करेंगे तो देखो ए स्क्वायर यहां एक बार आएगा, एक बार ए स्क्वायर यहां भी आएगा, मतलब 2a² आएगा, 2b² भी आएगा, 2c² भी आएगा। दिख ही रहा होगा सब, ओपन करने आता ही है। अरे a² प्लस b² माइनस 2a.b, b² प्लस c² माइनस 2b.c, c² प्लस a² माइनस 2c.a। तो a² एक बार यहाँ 2 बार, b² भी एक बार यहाँ 2 बार, c² भी 2 बार, और क्या बचेगा? माइनस 2a.b माइनस 2b.c माइनस 2c.a। तो माइनस 2a.b b.c c.a। सही सर ना, ओपन करने तो आ ही रहा है सबको। अब देखो a का मॉड 1, b का मॉड 1, c का मॉड 1, तो ये 3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, और ये आ गया a.b b.c c.a। ठीक। अब किए क्या है लोग, मैं बताऊं, जो 12 बता रहे थे अब डिलीट कर दिए, वो इसलिए बता रहे थे क्योंकि इसको लिखे होंगे कॉस थीटा, इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिख दिए होंगे। फिर इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1 -1 -1, तो तीनों -1 करके माइनस माइनस प्लस 12 बता दिए। लेकिन 12 गलती है, अब 6 बता रहे हैं, तो 6 ये सोच के बता रहे होंगे हो सकता है सब 0 हो जाए लेकिन वो भी गलती है। सुनो, इसका अगर पूरे का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब 6 में से अगर सबसे कम घटाएंगे, सिंपल सा बात है भाई, 6 में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, सबसे कम घटाएंगे तभी सबसे ज्यादा आता है। तो इसका हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, किसका? a.b प्लस b.c प्लस c.a का। तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसके लिए ट्रिक होता है, कंसीडर करो a प्लस b प्लस c के मॉड के स्क्वायर। मॉड के स्क्वायर ऑलवेज हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। अच्छा, ओपन करो तो क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, 2a.b। कोई कहे सर ये कैसे पता चला? ये ट्रिक होता है, ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको जो ट्रिक होता है वो याद रखना पड़ता है। इस सवाल को करने के लिए आपको करना पड़ेगा।
तो इससे फायदा अब देखो आपको समझ में आ गया होगा। इसका देखो यहां से मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ये अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, ये ऑलवेज ट्रू रिलेशन है, इसलिए इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। a प्लस बी प्लस सी के मॉड के स्क्वायर, स्क्वायर है मॉड का वो भी है, तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। तो ओपन कर दिए, फिर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ गया। ये सर 1 1 1 3 उधर जाएगा तो -3 और 2 से डिवाइड -3/2, इसका मिनिमम वैल्यू आ गया। a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है -3/2। तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना आ गया? -3/2। यहाँ -3/2 रखो तो आंसर आपको मिलेगा 9। तो a माइनस बी के स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 9 के बराबर होता है। कितना होता है? 9 के बराबर। अब दूसरा सवाल एक साल जेईई एडवांस वाले ने पूछा था कि इतना बराबर 9 दे रखे थे, इतना बराबर दिए थे 9 और कहे थे इसका वैल्यू बताओ 2a प्लस 5b प्लस 5c। सवाल सुनो, क्या दिया था कि a का मॉड, b का मॉड, c का मॉड 1 है और a माइनस बी के मॉड के स्क्वायर, b माइनस सी के मॉड के स्क्वायर, c माइनस ए के मॉड के स्क्वायर का वैल्यू 9 है। कहा था इसका वैल्यू बताओ। ये जेईई एडवांस 2012 में सवाल आया था। तो अब बात समझो, ये जो 9 आया है ये कब आया है? जब इसका वैल्यू -3/2 हो। तो अब ये सोचते हैं कि यार ये -3/2 आखिर आएगा कब? -3/2 आएगा तब जब यहाँ पे इक्वलिटी हो जाए। देखो यहाँ पे इक्वलिटी हो जाए, हाँ यहाँ पे इक्वलिटी रहेगा तो ये -3/2 आ जाएगा, मतलब मिनिमम आ जाएगा। यहाँ पे इक्वलिटी रहेगा तो यहाँ पे इक्वलिटी होना चाहिए और यहाँ पे इक्वलिटी रहेगा तो यहाँ पे इक्वलिटी होना चाहिए। तो ये मिनिमम तब आएगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो। उल्टा चलो, उल्टा देखो, यहाँ पे इक्वलिटी रहे तो ये मिनिमम हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, मतलब ये 9 आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वलिटी अगर रहेगा तो इसका उल्टा ये यहीं से आया भाई, कहाँ से आया? इसके ऊपर वाले से आया। तो यहाँ इक्वल रहेगा तो यहाँ भी इक्वल रहेगा, यहाँ इक्वल रहेगा तो यहाँ भी इक्वल रहेगा। तो ये मिनिमम जो आता है ये तब आता है जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो? 0। और a प्लस बी प्लस सी अगर 0 रहेगा तो देखो इस सवाल का आंसर तुरंत बता लोगे। यहाँ से 5 कॉमन करो, b प्लस सी आया 2a, 5b प्लस सी, देखो यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू माइनस है तो 5 इंटू माइनस ए आ जाएगा, मतलब आ गया -3a का मॉड, मतलब 3 आ गया आंसर, क्योंकि मॉड a 1 है। देखो तुरंत, अगर किसी को ये ट्रिक पता है तो ये सवाल एडवांस में आया था, लेकिन आप मुश्किल से 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। समझ में आया? दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 9। दूसरा बात, ये 9 कब आता है? जब a प्लस बी प्लस सी 0। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी 0 होने का मतलब क्या है? मतलब कि अगर एक ट्रायंगल फॉर्म करें जिसमें ए बी सी इस तरह से हो, साइक्लिक ऑर्डर में, इन ऑर्डर है, बताए थे आपको, अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो सबका सम 0 होता है। अच्छा, और देखा जाए तो a और b के बीच का एंगल कितना है बता सकता है कोई? a और b के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे? a और b के बीच का एंगल, अरे ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा, तीनों का मॉड बराबर है 1, तीनों साइड बराबर, ट्रायंगल इक्विलेटरल, तो ये एंगल कितना? 60। लेकिन दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी निकालना हो तो बताए थे दोनों जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट से बाहर की ओर निकालो। तो देखो एक तो बाहर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, लेकिन दूसरा बाहर नहीं जा रहा है, वो इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो इसको आगे बढ़ाओ। अब देखो इस पॉइंट से दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, न कि 60 डिग्री। तो वेक्टर के बीच का एंगल 120 120 120 रहेगा, तब ये -3/2 आएगा। चेक कर सकते हो चाहो तो। a डॉट बी होता है ab cos थीटा, cos 120 -1/2 -1/2 -1/2 -3/2 आ जाएगा। समझ गए पूरा कहानी? 60 नहीं, 120 रहेगा। अभी पहला क्लास जब आज स्टार्ट किए हैं, स्केलर प्रोडक्ट का पहला क्लास, तो उसमें ही आपको बताए थे कि भाई दो वेक्टर के बीच का कभी भी एंगल निकालना हो तो दोनों जिस पॉइंट पे मिले उससे बाहर की ओर निकालो, फिर जो एंगल आएगा वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। 60 डिग्री नहीं होगा, 120 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा भाई। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट में ज्योमेट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट से ज्योमेट्री में क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है समझो। जैसे सर अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है,
तो डॉट प्रोडक्ट से हम लोग प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। मतलब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है ज्योमेट्री में डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, सिंपल भाषा में समझो। तो पहला हम लोग निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन। देखो अगर ए वेक्टर का आपको बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ए से आप परपेंडिकुलर डाल दिए, जो ये आएगा यही होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यही होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है सर। तो इसका लंबाई कितना है, अरे ये ए वेक्टर है तो लंबाई होगा मॉड ए। अगर मान लिया कि ये एंगल थीटा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा। अरे सिंपल, ये ए है, जैसे मान लो ये 5 रहे, ये थीटा रहती है, कितना होता है 5 कॉस थीटा होता है, वही बात है। तो ए डॉट बी हम लोग जानते हैं कितना होता है, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए कॉस थीटा यहां से अगर देखेंगे तो कितना आएगा, मॉड ए कॉस थीटा यहां से देखेंगे तो आएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये आंसर बताओगे दोनों का डॉट अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन ले उसका मॉड। ऐसे याद रखना, अगर आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है तो दोनों का डॉट अपॉन किस पे प्रोजेक्शन लेना है, बी वेक्टर पे, तो बी के मॉड से डिवाइड। अगर मान लो आपको निकालना है बी का प्रोजेक्शन ए पे, तो दोनों का डॉट बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है, किस पे निकालना है, ए पे, तो ए के मॉड से डिवाइड। सिंपल, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। अगला देखो ये होता है प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर का ही दूसरा नाम होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग क्या आएगा, अलोंग बी वेक्टर पर लिखो, ऑन नहीं, प्रोजेक्ट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है सर। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, अरे यही है, जैसे नाम चलो डाल देते हैं, इसका नाम ए बी सी। तो जो ए बी है, ए बी यही तो ए का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलोंग है, हाँ यही है। अरे फिजिक्स में करते हैं, जैसे ये फोर्स है तो इसका कंपोनेंट एक इधर निकालते हैं एक इधर निकालते हैं, तो ये जो कंपोनेंट हो कैसे निकालते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, जो भी आता है ये कंपोनेंट होता है फोर्स का, इस पे परपेंडिकुलर डालो इधर कंपोनेंट आ जाएगा। सही ना सर। तो जो ये ए बी है, ए बी यही है ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे, लेकिन ए बी क्या है, अरे ए बी लंबाई है, ये मैग्नीट्यूड है सर, ये स्केलर नंबर आएगा, देखो हाँ ये स्केलर नंबर आएगा। तो प्रोजेक्शन स्केलर नंबर होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर वेक्टर होता है। तो अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, मतलब ए बी वेक्टर कुल मिला के निकालना है, तो ए बी वेक्टर को ही कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बोलते हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, अरे जो उसका लंबाई है उसमें उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से गुणा कर दो। अच्छा ए बी का लंबाई ये है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, बी कैप, तो बी कैप मतलब बी अपॉन मॉड बी से गुणा कर दो। तो आया क्या, आया ए डॉट बी अपॉन मॉड बी के स्क्वायर बी। ये होता है ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, या इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर, ए बी को ही बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। सही बच्चे। तो प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब समझ में आया, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर में अंतर है। प्रोजेक्शन का मतलब वो स्केलर नंबर होगा, मैग्नीट्यूड कुल मिला के समझो। प्रोजेक्शन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, सिंपल भाषा में समझो ऐसे, प्रोजेक्शन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होता है प्रोजेक्शन। सही। और प्रोजेक्शन आप लोग निकाल चुके, क्या निकाले, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा का वैल्यू बाद में देख लिए कि इतना है। अब हमें प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है भाई, मतलब ए बी वेक्टर निकालना है। तो जैसे हम लोग सिखाए थे जब यूनिट वेक्टर पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड में उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से गुणा करो, वेक्टर बन जाएगा। तो ए बी वेक्टर अगर निकालना है तो ये मैग्नीट्यूड है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, बी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी कैप, बी कैप मतलब बी अपॉन मॉड बी से गुणा कर दो।
तो ये बन गया प्रोजेक्शन वेक्टर, या इसी को कहेंगे ए का कंपोनेंट बी के अलग। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट होता है एल्टीट्यूड वेक्टर। एल्टीट्यूड वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर क्या होगा? तो इस केस में कुल मिला के आपको बीसी वेक्टर निकालना है। देखो ध्यान से, ए वेक्टर का बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे ये वेक्टर था, इसका अगर आपको इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है तो क्या होगा? अरे ये होगा, और ये वही होगा जो ये होगा। सही बात है भाई। तो कुल मिला के आपको अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है तो वो बीसी वेक्टर होगा। तो इस ट्रायंगल से हम लोग बीसी वेक्टर निकाल सकते हैं। देखो, अगर आपको बीसी वेक्टर लिखना है, देखो ध्यान से, ए बी प्लस बी सी, ये किसके बराबर होगा? देखो बी बी हटाओ, ए सी के बराबर होगा। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना तो सब जानते हैं। ए बी प्लस बी सी का रिजल्टेंट क्या आएगा? ए सी। तो यहां से बीसी वेक्टर देखो लिख सकते हैं। बीसी वेक्टर जो होगा वो होगा ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। सही है सर। ए सी कितना है? ए सी का वैल्यू है ए, और ए बी कितना है? ए बी देखो अभी निकाले थे। ए बी वेक्टर है ए डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर बी। तो ये है एल्टीट्यूड वेक्टर। ये क्या है? एल्टीट्यूड वेक्टर है। बीसी जो वेक्टर है ये किसके बराबर होगा? बीसी जो है वो यहां से देख सकते हो एसी माइनस ए बी के बराबर होगा। एसी है ए वेक्टर, और ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का वैल्यू वो यहां से हम लोग निकाले थे, यहां पुट करो, आपको बीसी वेक्टर मिल जाएगा। ये होता है एल्टीट्यूड वेक्टर। सही है सर। तो ये तीनों बात आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देखे थे, आज स्केलर प्रोडक्ट का आपको सारे बातें समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।